हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज से हम अपने DSSB SST की तैयारी करेंगे। यानी कि DSSB SST की तैयारी करेंगे और SST यानी TGT SST की तैयारी करेंगे। और TGT SST में हमें क्या देखना है, क्लास 6 से लेकर 10 तक की NCERT देखनी है। 6 से, अब बच्चे कहेंगे 6 से 8 तक की देखते हैं। नहीं जी, 6 से 10 तक की देखनी है। 6 से 10 तक की इसलिए देखनी है क्योंकि आपके इन NCERT से ही बहुत क्वेश्चन निकलेंगे अभी, और बहुत क्वेश्चन इस तरह के निकलेंगे कि आप ये कहोगे कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये क्वेश्चन तो मेरे पेपर में आ रहा है, DSSB के प्रीवियस ईयर में आ रहा है, मैंने देखा ही नहीं था। तो ये आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का अंदाज़ा कराया जाए। और NCERT के साथ साथ आपके मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट भी कराए जाएंगे। और आपको क्या करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। जितने PDF हों आपके सारे मॉक टेस्ट सारे उसके आपके PDF कहाँ पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर। तो सबसे पहले आज क्या है, NCERT का यानी कि चैप्टर 1 देखते हैं, विविधता की समझ। भैया विविधता क्या है, भारत क्या है, विविधताओं का देश है। यह आपने सबने सुना होगा। आपके यानी कि आप कर रहे हो DSSB की तैयारी, आपने पहले करी होगी KVS की तैयारी, आपने करी होगी NVS की तैयारी। तो भैया आप ये बताओ मुझे कि अगर आपका मान लीजिए SST वाले बच्चे ज़्यादातर आसाम की तरफ यानी इस तरफ की तरफ जाते हैं, या फिर राजस्थान की तरफ जाते हैं। आप हो यूपी के, आप राजस्थान में चले गए, असम में चले गए, तो ये मान के चलो आप क्या हो, विविधताओं का जो जाल है उसमें आ गए। ठीक है, यानी कि वहाँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अलग तरह की भाषा है, वहाँ पर बच्चा क्या अलग तरह की भाषा बोल रहा है, खा रहा अलग तरह का, पहन रहा अलग तरह का। तो क्या हो गया, वो विविध हो गया, यानी कि विविधताओं का हो गया। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, त्योहार है, जैसे कि असम में क्या है, बिहू मनाया जाता है, खान पीन भाषा इस तरह की चीज़ें, विविधताओं का चीज़ों का हमें पढ़ना है। और इस चैप्टर में कहीं ना कहीं एक कहानी बताई गई है। एक मेरठ का बच्चा है, यानी कि मेरठ के बच्चे की कहानी है, और वो क्या करता है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, वो क्या करता है, वो न्यूज़पेपर बेचता है। तो वो कहीं ना कहीं इसमें कहानी का जिक्र है जो कि हमें पढ़नी नहीं है। हमें क्या करना है, जब हम क्या है टीचर बन जाएंगे तब हमें बच्चों को पढ़ानी है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। और कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, जैसे DSSB के मैं PGT वालों के लिए कह रहा हूँ, क्लास 6 लेसन नंबर 1 एक किताब है पॉलिटिकल साइंस, ऐसे लिखकर नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई बस। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आता है यानी कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी इसमें जो थी, भारत क्या है, विविधताओं का देश है। आपको सबको पता है विविधताओं का देश क्या है। यहाँ पर विभिन्न बोलियाँ बोली जाती, विभिन्न त्योहारों का सम्मान किया जाता है। विविधताओं का देश क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी लोगों का सम्मान किया जाता है। सभी लोग अपनी आज़ादी से किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की यानी कि आज़ादी छीनी नहीं जा सकती। हमारे संविधान में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो ये चीज़ इम्पोर्टेंट दी गई है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आता है लद्दाख वाला। यानी कि लद्दाख जो है, लद्दाख क्या है, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के में पहाड़ियों से में बसा रेगिस्तान का इलाका है। यह एक बहुत ही कम यानी कि यहाँ पर बहुत ही कम खेती है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश की बिल्कुल नहीं होती। इस इलाके को हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका होता है। इस क्षेत्र को बहुत ही कम पेड़ यानी कि यहाँ पर पेड़ कम है, और इसे क्या कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान भी यानी कि एक तरह से के तौर पर कहा जाता है। आपको बताना, पीने के पानी के लिए गर्म यानी कि महीनों तक उंगली बर्फ़ को एक तरह से निर्भर रहते हैं। और यहाँ के लोग ख़ास किस्म की, यानी कि अब जो बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर के एक जो लोग हैं ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं। ये क्वेश्चन आपके CTET में भी आता है, पश्मीना बकरी वाला। यानी कि पश्मीना ऊन, उससे क्या मिलती है, पश्मीना ऊन। इसलिए यानी कि ये ऊन कीमती होती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी यानी कि महंगे मिलते हैं। जैसे क्या है, हमारे PM जो हैं नरेंद्र मोदी जी, वो क्या है, पश्मीना शॉल का कहा जाता है कि पश्मीना शॉल ओढ़ते कहा जाता है इस तरह का। देखो मैं भी उनके पास नहीं जाके बैठा हूँ, या फिर मैं भी उनसे नहीं मिला हूँ, तो पश्मीना शॉल के बारे में कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ये CTET का भी फेवरेट क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए पश्मीना शॉल के बारे में। अगर
पश्मीना शॉल के ऊपर ना आया तो दूसरा जो अभी आगे हम पढ़ेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर लद्दाख वाला। ठीक है, तो ये वाला पूछा जाता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, यानी कि लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करते हैं, कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में पश्मीना शॉल बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, मांस खाते हैं और हर एक परिवार के कुछ लोग गाय, बकरी और याक पालते हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं याक पालते हैं। फिर आता है रेगिस्तान, यानी रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं कि यानी कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षक नहीं है। लद्दाख को व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, घाटियाँ हैं जिससे गुजरने का यानी कर मध्य एशिया के काफ़ी इलाकों में पहुँचा जा सकता है। कहाँ पहुँचा जा सकता है? मध्य एशिया के। आज तिब्बत यानी कि पहुँचा जा सकता है, काफ़ी इलाकों में पहुँचा जा सकता है। आज तिब्बत कहते हैं ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चे रेशम के तरह लेकर चलते थे। ठीक है, लद्दाख के रास्ते में बौद्ध धर्म तिब्बत यानी कि लद्दाख का जो रास्ता है वही बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचाता है। लद्दाख के को छोटे तिब्बत यानी कि छोटे तिब्बत भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, लद्दाख को क्या है, छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए और अब यहाँ अच्छे खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और यानी कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत के ग्रंथ केसर सांगा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट लगेगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है केसर सांगा कहाँ का प्रचलित ग्रंथ है, तो आपसे पता होना चाहिए कि कहाँ का है, लद्दाख का। फिर उसके आगे पूछा जाता है, उससे स्थानीय रूप में मुसलमानों और बौद्ध दोनों के लोगों के गीतों का और उनके नाटकों का खेलते। ठीक है, यानी कि ये आपके 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया और ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, चलिए फिर आता है केरल के बारे में। केरल के बारे में आपसे क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में है और बसा हुआ राज्य है। यहाँ पर एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्ची, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ही यहाँ के क्षेत्रीय व्यापारियों को बहुत आकर्षण मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि काली मिर्ची, लौंग, इलायची कहाँ पर उगती है, तो आपको क्या देना है आंसर? केरल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापार केरल में आए थे। कहाँ पर आए थे? हिस्ट्री का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, यानी कि कहाँ पर आए थे, तो आपको पता होना चाहिए व्यापार के क्षेत्र, यानी कि आपके अरबी और यहूदी केरल में आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्म दूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। अब से कई व्यापारी यहाँ पर क्या है, आकर बस गए और उन्होंने करीब 700 साल पहले यहाँ आए और अपने मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे थे, तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक एक समुद्री रास्ता जाना। तो यानी कि वास्को डी गामा जी का भी पूछ लिया कि वास्को डी गामा कहाँ पहुँचे, ये आपको पता लगा। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम हो गया, आपका ईसाई हो गया, हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, ये सारे। यानी चीन के व्यापारियों ने केरल आए और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल किया, जिससे चीनी जाल से हुआहू मिलते हैं और उन्हें चीनी वाहुला कहा जाता है, यानी कि चीनी वाला कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या कि इससे यानी कि ये वर्डिंग कहाँ से आई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब आता है चीनी मिट्टी के बर्तन, यानी चीनी मिट्टी के बर्तन का उत्पादन कहीं ना कहीं और केरल के की उपज जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है और यहाँ के अधिकांश लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि आपको मैंने बता दिया इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थी चीज़ आपसे वो पूछी जाती है। अब आपको पता है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ, यानी कि 15 अगस्त 1947 को। भाई 26 जनवरी 1950 को हमारे सारे रूल्स लागू होने शुरू हो गए थे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आता है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान। ये भारत की एकता की क्या है, अभिव्यक्त है, और राष्ट्रीय गान किस तरह से एकता का वर्णन करता है वो आपको पता ही है। ठीक है, ठीक है। अब आता है एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक का नाम क्या है। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में लिखा है, यानी कि क्या है, भारत की खोज किसकी है, जवाहरलाल नेहरू जी की। ये आपसे पूछा जा सकता। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का आपका चैप्टर। इसी तरह हम क्या करेंगे, सारी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।